वीडियो में देखा था कि हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके यूनिट 5th यूनिट 6 दो यूनिट्स को जो है हमने प्रॉपर तरीके से विद द हेल्प ऑफ मार्क्स हमने आपको पूरा जो चैप्टर था वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। आज हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 7 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जैसे हमने आपको उस दिन बताया था, जब हमने लास्ट वीडियो आपको जो है वो दी थी, उसमें ये बताया गया था कि वीडियो के शुरुआत में ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि जब आप ये प्रॉपर तरीके से जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप प्रॉपर वीडियोस दोनों देख लोगे तो आपको एक थ्रोली आइडिया जो है वो ये हो जाएगा कि जब भी आप बोर्ड्स के लिए फेस करते हो या एज अ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आप बोर्ड्स में जो है फेस करते हो तो आपको किस तरीके से कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का जो है वो आपका क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब की हैं। ठीक है, तो उस दिन हमने आपको जो है दो यूनिट्स बताए थे, यूनिट्स 5th और यूनिट 6th। यूनिट 5th में हमने आपको 3 चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था और यूनिट 6th में हमने आपको 2 चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। टोटल हमने आपको 5 चैप्टर्स जो है उस दिन एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद आज हम बात करते हैं यूनिट 7 की। एक चीज और याद रखना, हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज डिस्क्रिप्शन इसका दिया था कि यूनिट 5th से इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है और क्लास 11th में आपने जो यूनिट 4 पढ़े हुए हैं, यूनिट 1st, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd और यूनिट 4th, ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में थे। ये पार्ट भी जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इस पार्ट भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका स्टार्ट हुआ था वो उस दिन हमने आपको यूनिट 5th से स्टार्ट किया था। तो आज हम जो है वो बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 का जो नाम बताया गया दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जब आपने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट की होगी तो सबके लिए जो है एक एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट या एज अ कॉमर्स स्टूडेंट सबके लिए जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है ये जानना कि हम अपनी इकोनॉमी, हम अपनी कंट्री, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो अगर हमें ये पता करना हो कि हमारी इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, हमारी इंडिया की कितनी इनकम है, हमारी इंडिया में हर साल इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट होती है, तो ये सारी चीजें हमने आपको यूनिट 5th में बता दिया था। लेकिन उसी से रिलेटेड जो है वो आपका यूनिट 7th है दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का मतलब ये बताया जाता है इधर पे कि हमने जो इनकम जनरेट की या जो भी हमारी इनकम जनरेट हुई उस इनकम को जनरेट करने के लिए किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होती है। तो एक पॉइंट आता है, एक वर्ड आता है जिस वर्ड को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। जैसे जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था डिमांड और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे एग्रीगेट डिमांड। डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में जो फर्क है वो ये है कि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड होता है पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात करने को या एक मार्केट के बारे में बात करने को या एक इंडस्ट्री के बारे में बात करने को, उसको बोलते हैं डिमांड। फिर बात आती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है होल। होल का मतलब ये होता है जैसे अगर हम बात करें एक पर्सन की इनकम क्या है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जैसे एक पर्सन की इनकम क्या है दैट इज डिमांड। वो चीज आती है पर कैपिटा इनकम, वो पर कैपिटा इनकम आती है डिमांड में, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम ये बोलें कि हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी पूरी कंट्री की इनकम क्या है, हमारी पूरी कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, हमारी पूरी कंट्री का जीडीपी क्या है, हमारी पूरी कंट्री का जो है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या है, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही जो है इधर पे पढ़ के चल रहे हैं और इसी के बारे में जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम अपने फर्दर वीडियोस को और जनरेट करेंगे तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी ऐसे ही प्रॉपर यूनिट वाइज जो है एक्सप्लेन करेंगे। जो कि बहुत से लोगों का ये भी एक क्वेश्चन आया था कि सर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले क्यों नहीं स्टार्ट की। तो इट इज विद आप कह सकते हो कि ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द टाइम का इतना ज्यादा जो है वो कमी है कि इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट, क्योंकि उनका जो है ये क्लास 12th का सेशन है और ये बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो इसलिए क्लास 12th वालों के लिए जो है हमने पहले से वीडियोस जो है वो आपकी बना के रखी हैं। तो इसमें यही बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये बताया जाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड आई, बहुत ध्यान से समझना, हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर एग्रीगेट डिमांड आई तो वो एग्रीगेट डिमांड आती कहां से है। जैसे हमारी एक फैमिली है, हमारी फैमिली में ये बताया जाए
कि जैसे हमारी फैमिली का एक महीने का खर्चा सपोज करो 10,000 रुपीज है, तो ऐसे ही इकोनॉमी में कई सारी फैमिलीज है। जब इकोनॉमी के अंदर कई सारी फैमिलीज है तो सारी फैमिलीज, हर एक फैमिली का अलग अलग अपना एक्सपेंडिचर होता है, हर एक फैमिली का अलग अलग अपना खर्चा होता है, हर एक फैमिली अपना जो है अलग अलग खर्चा करके चलती है। तो वैसे ही जो है हमने आपको चैप्टर फर्स्ट में यूनिट 5 में ये चीज बताई थी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं, उन 4 सेक्टर्स पर हम वर्क करते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो कि हम सारे चैप्टर्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा डिफाइन इसलिए भी करेंगे क्योंकि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर इस इक्वेशन को आपने समझ लिया तो आपके लिए पूरी यूनिट 7, अकेला चैप्टर 7 नहीं, पूरी आपकी यूनिट 7 जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। तो हम इधर पे छोटा सा जो एक डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। AD इज इक्वल टू होता है C प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स माइनस एम। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या बताया गया, AD मतलब एग्रीगेट डिमांड। अगर ये पूछ लिया जाए, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता है तो इसको इसलिए पढ़ना जरूरी क्योंकि इट इज द बेसिक की पॉइंट ऑफ एवरी चैप्टर। जैसे एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, हमारी इकोनॉमी की पूरी डिमांड आती कहां से है? सबसे पहला पॉइंट आया सी का मतलब होता है कंजप्शन। आप एक हाउस होल्ड हो, भले ही आप पैसा नहीं कमा रहे हो, स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन आप खाना तो खा ही रहे हो, आप पैसा तो खर्च कर रहे हो, तो दैट इज कंजप्शन। और कंजप्शन हमेशा कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। तो सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन। फिर होता है आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करती है? फर्म्स करती हैं। बिजनेस जो है क्लास के लोग होते हैं या जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो लोग करते हैं। जैसे आज आपके फादर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए, तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट कहां से हुआ? वो एक फर्म से हुआ। तो सी प्लस आई, फिर प्लस होता है जी। ये जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, और आज के टाइम पे सारे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अवेयर हैं कि गवर्नमेंट अपने बजट्स निकालती है, या गवर्नमेंट ने सपोज करो 1 करोड़ का कोई बजट निकाला, तो वो 1 करोड़ का बजट कहां आया? गवर्नमेंट के पास नहीं गया, वो 1 करोड़ पैसा आया इकोनॉमी के अंदर। जब वो 1 करोड़ रुपए इकोनॉमी के अंदर आए तो पैसा क्या हुआ? पैसा इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हुआ। जब पैसा इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पैसा लोगों तक पहुंचा, और जब वो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो उससे डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हटा दें, जैसे सपोज करो आपके फादर, आपके मदर, या हमारे फादर, हमारे मदर, या ब्रदर सिस्टर, कोई भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम करता है, सपोज करो ही और शी इज अ टीचर। अब गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है? सैलरी दे रही है। तो सैलरी कहां पहुंची? सैलरी हमारे घर तक पहुंची। जब वो सैलरी हमारे घर तक पहुंची तो उसका हमने क्या किया? उसका हमने एक्सपेंडिचर किया। तो वो होता है जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक चीज याद रखना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये 3 सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर ही होते हैं। लेकिन जब ये चौथा सेक्टर आता है एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये होता है फॉरेन सेक्टर, ये हमारी कंट्री का नहीं होता है, ये होता है फॉरेन सेक्टर, इसको बोलते हैं फोर्थ सेक्टर। जैसे आज हम कोई भी चीज बाहर से मंगाते हैं, जैसे सपोज करो आज का टाइम टुडे जो एक मॉडर्नाइज वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, और आज हम घर पे बैठे चाहें तो यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, जापान, कहीं से भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। जब वो इजी है तो क्या हुआ कि हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर हमने कैश ऑन डिलीवरी भी किया, या अगर हमने जो है कैश पेमेंट ऑनलाइन भी किया, तो वो पैसा कहां गया? वो पैसा अदर कंट्री में गया, तो हमारा पैसा बाहर गया। लेकिन हमने वो हमारे एग्रीगेट डिमांड में क्यों इंक्लूड हुई? क्योंकि हमने उसकी डिमांड की। तो एग्रीगेट डिमांड ये 4 चीजों से मिलकर बनता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन तुम्हारा जो 12th का सिलेबस है, वो 12th के सिलेबस में सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट, 2 ही सेक्टर्स के बारे में बताया गया है, और वो जो 2 सेक्टर्स हैं दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई का मतलब अगर हमें अपनी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड एड कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर 7th में दिए हुए, जो कि हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं सारी चीजों को। जब हम टॉपिक वाइज आएंगे और जब चैप्टर वाइज लेके आएंगे तो हम हर एक चीज को प्रॉपर पॉइंट को जो एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम्स एज वेल एज विद द इक्वेशंस एंड एज वेल एज विद द ऑल द जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी हम प्रॉपर तरीके से विद फॉर्मूले जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और चैप्टर भी है। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ये देखो ये लिखा हुआ है, चैप्टर 8 है इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर। अब बात ये आती है एक बहुत इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप मान सकते हो,
गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट किया, बहुत ध्यान से समझना। वो 100 करोड़ रुपए जब इकोनॉमी के अंदर आया तो वो लोगों के पास गया होगा। जब वो पैसा लोगों के पास गया होगा तो हर एक चीज याद रखना, ये इकोनॉमिक्स का रूल है और ये प्रॉपर तरीके से हम जब पढ़ाएंगे, जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, कि विद एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस बाय मेनी टाइम्स। इसका हिंदी में मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस में आज 1 लाख रुपए लगाते हो तो 1 लाख रुपए रिटर्न नहीं आता है, आपकी इनकम कई ज्यादा गुना आती है। ये कभी एग्जाम्पल देख लेना। जैसे गवर्नमेंट ने अगर 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो गवर्नमेंट की जो इनकम होगी 100 करोड़ नहीं होगी, 100 करोड़ से ज्यादा की होगी। कैसे होगी? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, हमने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ये 100 करोड़ रुपए किसी एक ए पर्सन के पास गए। देखो हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आती है तो डोंट वरी अबाउट इट, हम सिर्फ एक शॉर्ट में एक बेसिक आपको क्लियर करके बता रहे हैं। 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया तो एक ए कॉन्ट्रैक्टर था बहुत बड़ा, उसके पास ये 100 करोड़ रुपए पहुंचा। बहुत ध्यान से समझना, ये 100 करोड़ रुपए का क्या हुआ, ये 100 करोड़ का उसने 0.90 का मतलब 1 रुपए का 90 पैसा उसने खर्च किया और 10 पैसा उसने सेव कर लिया। मतलब 100 करोड़ का अगर हम 90% निकालें या 0.90 निकालें तो 90 करोड़ उसने खर्च किया और बाकी क्या हुआ, बाकी 10 करोड़ उसने सेव कर लिया। तो ये उसकी सेविंग हो गई, ये 90 करोड़ रुपए उसका क्या हो गया, खर्चा हो गया। जब ये ए ने क्या किया, ए ने ये 90 करोड़ रुपए किसको दिया, बी को दिया। बी ने फिर इस 90 करोड़ का 10% क्या किया, सेव किया, बाकी पैसा सी को दे दिया। सी के पास जब ये पैसा पहुंचा, सी ने क्या किया, सी ने फिर उसका 10% खर्च किया, बाकी डी को दे दिया। तो क्या हुआ, जब 10% सारे लोग सेव करेंगे तो ये हम पूरा आपको टेबल बना के बताएंगे कि जब गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था तो 100 करोड़ से जो इन्वेस्टमेंट निकला वो 1000 करोड़ का निकला और गवर्नमेंट का जो पब्लिक में सेव हुआ वो 900 करोड़ रुपए हुआ। ये इतने अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब हम प्रॉपर तरीके से टेबल जब बनाएंगे तो वो समझ में आपको आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमें इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि इस चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। वर्ड आया मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि हमारी इनकम किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, हमारी इनकम किस तरीके से इंक्रीज होती है, हमारी इनकम किस तरीके से जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती है। अगर कोई भी एक पर्सन है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि उसने अगर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो उसको 1 करोड़ रुपए ही प्रॉफिट होगा। 1 करोड़ से ज्यादा का हमेशा प्रॉफिट होता है। अगर वो उतना ही इन्वेस्टमेंट करके उतना ही उसे इनकम मिले तो वो कभी बिजनेस करेगा ही नहीं। कोई भी हो, अगर आप खुद का एग्जाम्पल ले लो, आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसमें अगर 10 लाख रुपए आपने लगाया और आप सोचो मैं 10 लाख मिल जाए इसके बाद हम बिजनेस नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा इन्वेस्टमेंट जितना होगा उसके कई टाइम्स आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। और इन सारे चैप्टर्स में जो है आप पढ़ोगे एपीएस के बारे में पढ़ोगे। एपीएस मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीसी के बारे में पढ़ोगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी के बारे में पढ़ोगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीएस के बारे में पढ़ोगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये सारे टॉपिक आपके टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, तो ये चैप्टर आप 8 में पढ़ोगे। फिर बात आती है चैप्टर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। इसको बताने की जरूरत इसलिए ज्यादा नहीं होती है क्योंकि दीज ऑल आर द लाइव एग्जांपल्स। इकोनॉमिक्स की एक यही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि इफ यू आर वेरी थरो विद योर इकोनॉमी और यू आर वेरी कनेक्टेड टू योर मार्केट तो आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आते हैं। बात आती है एक्सेस डिमांड। आज के टाइम पर अगर हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जो हम वीडियो बना रहे हैं तो ये टाइम लॉकडाउन का टाइम है और इस टाइम पर एक वर्ड आता है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है जिस चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। सप्लाई कंपैरिजन में क्या, एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने गुटके वगैरह, सिगरेट्स वगैरह, जो कि हम गुटका सिगरेट का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यंगस्टर्स को ये बहुत अच्छे समझ में बहुत जल्दी आता है, तो गुटका और सिगरेट का हमने एग्जांपल लिया। और आप देख सकते हो उस टाइम पर कि गवर्नमेंट ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया, लोगों की डिमांड एकदम बढ़ी क्योंकि सप्लाई तो उतनी है ना, डिमांड बढ़ रही है। तो उससे क्या होगा, जब सप्लाई उतनी है और डिमांड बढ़ रही है तो एक गैप आता है जिस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब ये होता है कि डिमांड ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू किसके कंपैरिजन, सप्लाई कंपैरिजन में, तो उस वर्ड को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब सुनो, बात ये नहीं है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या, बात ये गवर्नमेंट के सामने अब ये एक चैलेंज आया कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर को खत्म कैसे करे। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए चीजों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती, पहले दुकानदार बढ़ा देते हैं घर पर, क्योंकि दे आर वेरी फेमिलियर विद द इकोनॉमी, शायद इकोनॉमी को ज्यादा अच्छे समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब तक गवर्नमेंट आपको ऑथराइज्ड ऑर्डर ना दे आप पैसे रेट नहीं बढ़ा सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है। सबसे पहले क्या करेगी, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द प्राइसेस, गवर्नमेंट प्राइसेस बढ़ाए। दूसरा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाए। क्यों टैक्सेस बढ़ाती है गवर्नमेंट, उसका रीजन सुनो। वैसे में ये सब चैप्टर्स में समझाना चाहिए, लेकिन जब बता रहे हैं तो थोड़ा हम बताते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को टैक्सेस इसलिए बढ़ाने चाहिए कि गवर्नमेंट को ये पता है इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है। जब गवर्नमेंट को ये पता है इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, तो उस पैसे को कैसे हम दोबारा अपने पास लेके आए, अपने पास मतलब गवर्नमेंट के पास लेके आए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाती है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस के बढ़ाने के साथ साथ, टैक्सेस को बढ़ाने के साथ साथ, प्राइजेस को बढ़ाने के साथ साथ एक वर्ड और आता है जिस वर्ड को हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है पहले ये समझो। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब जरूरत से ज्यादा, हिंदी में हम बता रहे हैं, जब जरूरत से ज्यादा इकोनॉमी में पैसा आ जाता है तो उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग नाम देते हैं। अब ये इसके और सारे रीजंस हैं, तो हम जब चैप्टर बताएंगे तो हम और अच्छे से पढ़ाएंगे। अब क्या होता है कि जब इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में आया तो इससे इकोनॉमी पर इफेक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहला इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, देयर इज नो इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका मतलब ये होता है कि आप ये सोचो कि अगर डिमांड बढ़ गई तो रोजगार भी बढ़ रहा, रोजगार नहीं बढ़ता है। क्योंकि क्यों नहीं बढ़ता है, इसका रीजन सुनो। जैसे हमारी एक इंडस्ट्री है, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारी जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी है वो 100 लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देने की है, तो हम 100 ही को दे पाएंगे ना, भले डिमांड चाहे इतनी बढ़ जाए, क्योंकि इतने हमारे पास एसेट्स नहीं है, इतनी हमारे पास जगह नहीं है कि हम और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्क किस पे पड़ता है, सिर्फ फर्क पड़ता है जनरल प्राइस लेवल पे, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं चीजों के, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी को जो है वो अफेक्ट करती है। तो ये डेफिसिट एक्सेस डिमांड में। फिर बात आती है डेफिशिएंट डिमांड। क्या होता है, जब इकोनॉमी के अंदर सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड एकदम से डाउन हो जाए। जैसे अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो आज के टाइम पर अगर महंगी महंगी वॉचेस, महंगे महंगे सेलफोन्स, महंगे महंगे कपड़े और बड़े बड़े शोरूम्स में अगर की बात करें तो इस टाइम पे उनकी डेफिशिएंट डिमांड क्यों है, क्योंकि जिस कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री में आज भी 60 to 70% जो हमारी इकोनॉमी वो एग्रीगियन इकोनॉमी। एग्रीगियन का मतलब आज भी हमारा जो देश चलता है, भले ही कोई कुछ भी कहे, वो चलता है फार्मर से। एंड फार्मर्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है कि दे ऑल मेनली बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिलीज, और उस टाइम पर जब उनके पास ही पैसा नहीं होगा तो सीधी बात है कि जो एक्सपेंसिव गुड्स होंगे उनकी डिमांड भी नहीं होगी, और जब एक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड नहीं होगी तो ऑलरेडी डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी डेफिशिएंट, मतलब कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम हुई तो इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू डिफ्लेशनरी प्रेशर। जब डिमांड बढ़ती है तो होता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और जब डिमांड कम होती है तो वो होता है डिफ्लेशनरी प्रेशर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है, जैसे आप सुनते हो कि फार्मर्स के, जैसे इस टाइम पे गेहूं, जिस टाइम पे हम वीडियो ये बना रहे हैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो वीट वगैरह का हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि सारे फार्मर्स के पास वीट का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो सीधी बात है प्राइस कम होगी, तो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दी कि इससे कम में कोई प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। तो गवर्नमेंट ये सब क्यों सेट करती है, जिससे कि ज्यादातर लोगों को नुकसान ना हो। इवन फिर बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं वो कुछ भी करें बीच में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये डिफ्लेशनरी गैप की बात है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है व्हेन एक्सेस डिमांड जो है, सॉरी व्हेन डेफिशिएंट डिमांड जो है वो आपकी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर होता है डेफिशिएंट डिमांड। तो ये क्या था, ये हमने जो आपको बताया ये है ओवरऑल यूनिट 7, जिसमें है चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, मतलब ये 3 चैप्टर्स जो हैं आपके हैं, और ये बोर्ड में जो आपके आते हैं 12 मार्क्स के 12 नंबर के, ये जो है इन तीनों चैप्टर से मिलके जो है वो आपका एक पूरा टॉपिक जो है वो आता है। अब 12 मार्क्स के आते कैसे हैं, ऐसा भी हो सकता है 6-6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस दे दें, या 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देते हैं, डिपेंड्स ऑन बोर्ड। लेकिन फिर भी जब हम प्रॉपर तरीके से और वीडियोस बनाएंगे तो हम आपको बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग पर चैप्टर, मतलब हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आप फोकस करते हो तो 80 to 85% मेनली जो है वो क्वेश्चंस ऐसे ही बोर्ड्स में आते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट 7। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 का मतलब होता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अच्छी बात यह कि जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का नाम है,
चैप्टर का नाम भी वही है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। आप सुनते होंगे हर साल गवर्नमेंट अपना एक बजट निकालती है, उसको पार्लियामेंट में भी पेश करती है, उसके बिल्स वगैरह भी आते हैं। गवर्नमेंट बजट क्यों निकालती है? गवर्नमेंट बजट इसलिए निकालती है जिससे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सके। जैसे गवर्नमेंट का मेन एम होता है जब वो बजट निकालती है कि प्रॉपर तरीके से क्या हो, इक्वालिटी हो। ये पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इक्वालिटी बनी रहे। इक्वालिटी पॉसिबल नहीं होने के बाद भी वो इतने बजट निकालती है, हर साल बजट निकलता है। बजट का मतलब होता है टोटल एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट ये पूरा देखती है कि हर साल कितना खर्च हो रहा, हर साल कितना रिसिप्ट आ रहा, कितना पैसा आ रहा, उसके अकॉर्डिंग क्या निकलता है? गवर्नमेंट बजट निकलता है। और हम ये भी देखते हैं, जैसे हमने ये देखा कि ड्यू टू द कमिंग ऑफ कोरोना वायरस, हम स्पेशली एक वर्ड बोल रहे हैं कोरोना वायरस, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन 189 टू 196 कंट्रीज जो अफेक्टेड है। तो गवर्नमेंट जब हमारी कंट्री ने, बहुत एक लाइव एग्जांपल बता रहे हैं, जब हमारी कंट्री में ये पता चला कि अकेला हम डिफेंस को इम्प्रूव करके या अकेला जो है हम एजुकेशन को इम्प्रूव करके बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ये जो नई चीज आई जहां पर हम 112th रैंक पर हैं हेल्थ सेक्टर में, तो गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हुआ, गवर्नमेंट को नहीं और सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब हमें अपने हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना जरूरी है। तो क्या हुआ? गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ। अब जो नेक्स्ट बजट आपका आएगा उस पर आप देख सकते हो या आप देख लेना कि गवर्नमेंट का मेन फोकस रहेगा, वो किस पर रहेगा? वो रहेगा आपका हॉस्पिटल्स पे, आपका हेल्थ केयर पे, इस पर जो है गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करेगी। तो क्या होता है, गवर्नमेंट पर ईयर जो है वो अपना एक स्टडी करती है और पर ईयर स्टडी करने के बाद एक कंक्लूजन पर आती है कि हम किस तरीके का बजट निकालें जिससे कि कॉमन पीपल, मिडिल क्लास पीपल या जो पुअर पीपल है उनको प्रॉफिट हो सके। भले ही प्रॉफिट नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं गवर्नमेंट ने जो बजट निकाला हमेशा प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं है। बट कोई भी गवर्नमेंट हो, एनी ऑफ द गवर्नमेंट, वो यही ट्राई करती है, दे ट्राई देयर बेस्ट कि कैसे भी करके जो है लोगों का बेनिफिट हो सके। तो ये आपका चैप्टर 10 है और यूनिट 8 है। अकेला चैप्टर 10 और यूनिट 8 जो है वो आपका 6 मार्क्स का होता है, इसका एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। तो ये आपका यूनिट 7 हो गया, ये आपका यूनिट 8 हो गया। सिर्फ लास्ट यूनिट बचा हुआ है वो हम आपको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और लास्ट यूनिट जो है वो आपका है यूनिट जो है वो आपका है 9। इसमें जो है यूनिट 9 जो आपका है उस यूनिट में आपका ये बताया जाएगा कि एक वर्ड आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, या आप जो है ये भी कह सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ साथ जो है आप ये भी कह सकते हो वर्ड आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत लोगों को जो है इसमें इंटरेस्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि अगर ये हमेशा से एक कंफ्यूजन रहा है हर एक इकोनॉमिस्ट के लिए, इकोनॉमिस्ट मतलब हम जैसों के लिए भी और जो कंट्री के इकोनॉमिस्ट हैं उनके लिए भी, हमेशा से एक ये कंफ्यूजन ये रहा है कि अगर हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है या नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये आती है, देखो एक डॉलर होता है, सबने नाम सुना, एक रुपीस होता है, ये भी सबने नाम सुना होता है। एक होता है करेंसी एप्रिसिएशन और एक होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। जब भी हमारी कंट्री मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा रहेंगे किसके कंपैरिजन में, जब भी हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा रहेंगे इंपोर्ट के कंपैरिजन में, हमेशा हमारा रुपीस, हमारा रुपया मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों होगा उसका रीजन सुनो। जैसे आप देख सकते हो कि अरब की कंट्रीज की करेंसी दिनार को आप ले लो 213, 214 और मतलब 240 रुपए तक जो है उनकी दिनार की करेंसी आती है। क्यों जाती है उसका रीजन सुनो। उनके पास क्या है, उनके पास है गोल्ड, ब्लैक गोल्ड जिसको बोलते हैं पेट्रोल, जिसको बोलते हैं केरोसिन ऑयल। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब पेट्रोल वगैरह ये सब क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा जैसे पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो सबको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब जब पेट्रोल की जरूरत पड़ी तो हर कंट्री का ये रूल होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो हर कंट्री का ये रूल होता है, जिस कंट्री से आप चीजों को एक्सपोर्ट करोगे उसी कंट्री करेंसी में आपको चीजों को खरीदना पड़ता है। उसका रीजन क्या होता है, जैसे हमने कुवैत से तेल मंगाया, पेट्रोल मंगाया या ऑयल मंगाया या जो भी चीज मंगाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रुपीस को किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, कुवैती दिनार में। जब हम उसको कुवैती दिनार में कन्वर्ट कराते हैं तो क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में जो हमने कुवैत दिनार की क्या की डिमांड की, तो ऑटोमेटिकली कुवैत दिनार की क्या हुई, प्राइस बढ़ी। जब उसकी प्राइस बढ़ी तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, प्राइस हमारे कंपैरिजन में उसकी प्राइस क्या हुई, स्ट्रांग हुई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बताए जाएंगे किसमें, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बताए जाएंगे यूनिट 9 में। और यूनिट 9 जो आपका है इसमें अच्छी बात ये है, ये आपका लास्ट यूनिट भी आप बोल सकते हो।
और इसमें यूनिट 9 में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है आपकी यूनिट 9 में बताई गई हैं। तो यूनिट 9 की जो है वो हम बात करते हैं। तो यूनिट 9 का जो है एक नाम आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, पहले हम आपको ये बता दें। बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हेन क्रेडिट साइड इज इक्वल टू डेबिट साइड इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमने आपको 100 रुपए दिए और आपने हमें वापस 100 रुपए दे दिए, तो हमारा पेमेंट बैलेंस हो गया। जैसे सपोज करो हमारे यहां से कई चीजें एक्सपोर्ट हुई। सपोज करो हमने जो है 200 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, ठीक, 200 करोड़ का एक्सपोर्ट किया ना, 200 करोड़ रुपए हमारे पास आया। और बाहर से हमने जो इंपोर्ट किया वो 150 करोड़ का किया, तो जो 50 करोड़ है ये हमारा सरप्लस है। तो देयर इज सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा ले, हमने आपको 10 रुपए दिए, ठीक, और उसके बदले आपने हमें 20 रुपए दिए, तो 10 रुपए जो प्रॉफिट है वो हमारा है, तो वो सरप्लस 10 रुपए में आया। वही आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। के 3 तरीके के बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक होता है सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होता है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक होता है इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, मतलब सरप्लस कैसे होता है? सरप्लस आपका जब होता है जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट का कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपका जो है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है? कि जब आपका एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो, तो वो क्या होता है? डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर एक होता है इक्वल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्वल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट? व्हेन सरप्लस इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कि व्हेन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, सॉरी, उसको बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो यूनिट 9 में आपका बताया गया है। तो हमने आपको शुरुआत की वीडियो में ये चीज बताई थी कि आपके टोटल जो है वो इसमें 12 चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 12 चैप्टर्स हैं, और इन्हीं 12 चैप्टर्स के बारे में जो है वो आपका फोकस किया गया है। तो इसमें भी एक चीज कॉमन आती है, वो ये आती है कि चैप्टर आपका जो 11 है, चैप्टर 11 जो आपका है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं। फिर से एक बार छोटा सा हम बता दें, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब जब हम इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अपने प्रोडक्ट को या अपनी करेंसी को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेनली जो तुम्हारे बोर्ड्स में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 क्वेश्चन मेनली आते हैं। एक 3 तरीके का सिस्टम होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ये 3 सिस्टम्स होते हैं जो इस चैप्टर में आपको बताए गए हैं। तो ये हम आपको जो है फर्दर जब वीडियोस की हम बनाएंगे तो उसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और आपका चैप्टर 12 होता है, इसमें भी वही बात है कि जो ये यूनिट का नाम है वही ये चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही है कि हर एक कंट्री यही चाहेगी कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करे, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी और इंपोर्ट कम करेगी तो उससे क्या होगा? उससे ऑटोमेटिकली उसी कंट्री को जो है वो क्या होता है? बेनिफिट या प्रॉफिट होता है। तो दीज ऑल आर द चैप्टर्स, ये सारे जो है वो आपके चैप्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। जब आप हमारी ये दोनों वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आपको चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों का एक जो है वो अंदाज लग जाएगा कि किस तरीके से जो है वो टॉपिक्स हैं, किस तरीके के चैप्टर्स हैं, एक्चुअल में चैप्टर्स कहना क्या चाह रहे हैं। तो प्रॉपर आपको थोरोली अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है या आपको प्रॉपर तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानना है, हम ये नहीं कह रहे यू विल गेट द फुल मार्क्स, हर चीज मार्क्स में नहीं होती है, कुछ चीजें समझी भी जाती हैं, कि अगर आप इसको प्रॉपर टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें आएंगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको एक सब्जेक्ट की तरह मत लो, इसको एक कॉमन की तरह लो कि अगर आप एक बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरीके से आप जो है सारी जो भी वीडियोस होंगी तो उसको देखना। तो अब हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 यूनिट 5 का चैप्टर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप देखिए, और देयर इज एनी सजेशन रिलेटेड टू मी या कोई भी वीडियो तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है?